नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए शिक्षण विधियों का अति महत्वपूर्ण टेस्ट लेकर आया हूं। देखिएगा, टेस्ट नंबर 6 है ये, जो कि लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है साथियों। इसके बाद में 9:30 बजे आपके वीडियो आ जाएगा। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। रीट मेंस के लिए आपने देखा होगा, अभी कल जो आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको आप देख सकते हो। जो चीज़ें पढ़ाई गई है बिल्कुल सारी चीज़ें उसी में से आई है। तो एक एक चीज़ को अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपके रीट मेंस में भी जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो साथियों, चीज़ें यही आनी है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है आपको। देखो, शिक्षण विधियों का ये पेपर नंबर 6 हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। पहला प्रश्न है आपके, मूल्यांकन की विशेषता है व्यक्तिनिष्ठता, विषयनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या वस्तुनिष्ठता। तो जो विशेषता आपको मूल्यांकन की लग रही है उसका चयन प्रश्न संख्या 1 में कीजिए। देखिए, मूल्यांकन की जो विशेषता होती है उन विशेषताओं में व्यक्तिनिष्ठता, विषयनिष्ठता और आत्मनिष्ठता को शामिल नहीं किया जाता है साथियों। बल्कि मूल्यांकन की विशेषताओं में किसको शामिल करेंगे हम? वस्तुनिष्ठता को शामिल करेंगे। तो फोर्थ विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। देखो, मूल्यांकन की और भी विशेषता होती है, जैसे वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता है। तो ये चीज़ें मूल्यांकन की विशेषताओं में सम्मिलित होती हैं। विकल्प नंबर 4 आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। सभी को पता होगा कि मेंस एग्जाम में आपके 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 0.66 आपके माइनस मार्किंग रहेगी। तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम की दृष्टि से ही तैयारी चालू करिएगा। क्यों? क्योंकि आप सारे प्रश्नों को अटेंड कर लेते हो और एग्ज़ाम में क्या होगा, बहुत सारे जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे तो आप उनको भी करोगे, तो आप जो सही प्रश्न कर रहे हैं उनको भी आप गलत कर लोगे। कैसे? क्योंकि आपने मान लो कि भाई 10 में से आपको 7 प्रश्न तो याद थे, तो 7 तो कर दिए, लेकिन 3 याद नहीं, अब तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो 1/3 के हिसाब से मतलब 3 यहाँ पर एक प्रश्न आपका कट गए, मतलब 2 नंबर आपके कम हो गए। तो जब 14 नंबर आने चाहिए वहाँ पर आपके 12 नंबर बच जाते हैं। तो आप सही को भी गलत कर रहे हो इस हिसाब से। इसी वजह से आपको अभी से इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। देखो, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, प्रत्यस्मरण प्रश्नों में शामिल है सत्य सत्य प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, रिक्त स्थान प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जिन प्रश्नों को प्रत्यस्मरण प्रश्नों में शामिल किया जाता है उनका चयन आपको प्रश्न संख्या 2 में करना है। देखो, दूसरे प्रश्न में जो आपका सही उत्तर रहेगा साथियों, एक तो होता है प्रत्यस्मरण प्रश्न और एक होता है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। प्रत्यस्मरण प्रश्न में रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होते हैं उनको ही शामिल किया जाता है। इस वजह से तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में निम्न का विकास नहीं होता है: तर्क शक्ति का, स्मरण शक्ति का, वैज्ञानिक शक्ति का और अवलोकन शक्ति का। तो देखो, यहाँ पर बात की जा रही है प्राथमिक स्तर पर यदि विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग किया जा रहा है तो इससे बालक में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति और अवलोकन शक्ति का विकास हो सकता है, लेकिन स्मरण शक्ति का विकास यहाँ पर नहीं होगा। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 4 क्या पूछ रहा है। देखो, चौथा प्रश्न है, महाभारत, रामायण आदि प्रकरण पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कहानी विधि है, व्याख्यान विधि है, गीत विधि है या भाषा प्रयोगशाला विधि है? तो साथियों, यदि आपको महाभारत पढ़ाना है या रामायण पढ़ाना है तो ये बच्चों को हम व्याख्यान या गीत या कहानी या भाषा प्रयोगशाला, तो भाषा प्रयोगशाला तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये हटा दो। गीत, व्याख्यान और कहानी में से तो राइट आंसर है साथियों कहानी विधि के माध्यम से हम रुचिकर बना करके इन प्रकरणों को बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। विकल्प 1 चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। देख, सॉरी, यहाँ पर 5वां प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है। 6ठा प्रश्न देखो भाई, उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना के बाद, प्रस्तुतिकरण के बाद, 1 व 2 सही और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? उद्देश्य कथन की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना प्रश्न तो पहले ही पूछ लिए जाते हैं।
लेकिन प्रस्तुतिकरण करने से पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य कथन। तो प्रस्तुतिकरण के बाद में नहीं, प्रस्तावना के तो बाद में और प्रस्तुतिकरण के पहले आता है। तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 6 में, प्रस्तावना के बाद में। प्रथम विकल्प आपका 6ठे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 7वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप सभी को पता ही होगी कि स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और एप्लीकेशन पर रीट मेंस की तैयारी करवाई जा रही है साथियों। 149 रुपीज़ में एग्ज़ाम तक आपको ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल रही है, जिसमें आप अपनी रैंक भी देख सकते हो, मेरिट लिस्ट भी आप वहाँ पर देख सकते हो। चार्ज ओनली 149 रुपीज़ का ही रखा गया है, जो कि नाम मात्र का शुल्क है, इसके अलावा और कोई शुल्क नहीं है। और जो चीज़ें आप राजस्थान जीके की या टेस्ट सीरीज अन्य कोई भी चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हो, तो उन सभी की पीडीएफ भी आपको वहीं पर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो या तो आप प्ले स्टोर से स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप साथियों जो कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दी है, तो वहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स अभी लो तो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि बाद में फिर एकदम से इतना मैटर आपसे कवर नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हमने यूट्यूब पर ही कला संस्कृति की क्लासेज चला रखी है, तो जैसे ही यहाँ पर कोई क्लासेज पूरी होती है, वैसे ही कला संस्कृति के टेस्ट कहाँ पर, एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं साथियों। तो एप्लीकेशन पर लगभग कला संस्कृति के 15 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं, भूगोल के 20 टेस्ट करवा लिए हैं। वो तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ज़रूर जाइएगा साथियों एप्लीकेशन पर। और आपको अगर लगे तो बिल्कुल 149 फीस मात्र 149 ही रखी गई है, तो इसको भी आप ये जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हो। 7वां प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1983 में, 1960 में, 1961 में और 1962 में। देखो एनसीईआरटी की स्थापना की बात की जा रही है साथियों, तो इसकी जो स्थापना है 1961 में की गई है। देखो जैसे प्रत्येक राज्य में एक होता है, अपने राजस्थान में क्या SCERT, उसी प्रकार केंद्रीय लेवल पे क्या है NCERT। तो साथियों ये जो NCERT है इसकी स्थापना वर्ष आपको याद रखना है, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1961 में। थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि सूत्रों पर आधारित है? आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि और व्याकरण विधि। तो व्याकरण की जो विधि सूत्रों पर आधारित है वो आपको देखना है प्रश्न संख्या 8 में। देखो सूत्रों पर आधारित विधि की बात की जा रही है साथियों, तो आगमन विधि में तो उदाहरण के माध्यम से नियम निकाले जाते हैं, ये सूत्रों पर आधारित नहीं होती है। बल्कि जो निगमन विधि है ये विधि किस पर आधारित होती है मित्रों? सूत्रों पर आधारित होती है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 9वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है? ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट ने किया, फ्रोबेल ने किया, अरस्तु ने किया या माइकल सेमर ने किया? तो इनमें से जिनके द्वारा ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किया गया है उसका आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 9 में। बताओ भाई कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो साथियों 9वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। जो ध्वन्यात्मक विधि है इसका प्रतिपादन माइकल सेमर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? माइकल सेमर ने ही ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किया था, मतलब निर्माण किया था। तो विकल्प नंबर 4 आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में, शिक्षण में स्वतंत्र चर होता है, अध्यापक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है या इनमें से सभी? तो देखो शिक्षण में जो स्वतंत्र चर है उसकी बात की जा रही है साथियों। शिक्षण में 3 चर होते हैं, एक तो स्वतंत्र चर होता है, एक होता है आपके आश्रित चर और एक होता है आपके मध्यस्थ चर। तो देखो जो स्वतंत्र चर है ये तो होता है साथियों यहाँ पर अध्यापक, छात्र होता है यहाँ आश्रित चर और पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर। तो स्वतंत्र चर की बात करें तो आपका आंसर क्या रहेगा? अध्यापक रहेगा। जबकि आश्रित चर की बात करें तो साथियों आश्रित चर रहेगा छात्र। एक चीज और समझ लेना, हमेशा अगर प्रश्न आ जाए कि शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षण में कौन सक्रिय रहता है, तो छात्र सक्रिय रहता है और स्वतंत्र रहकर शिक्षा ग्रहण करता है साथियों। लेकिन चर की बात करें स्वतंत्र चर की, तो फिर अध्यापक आपका सही आंसर होगा। ओनली विकल्प एक ही सही है, कोई डाउट नहीं इसमें। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है आपके, ये देखिए 11वें प्रश्न को, भाव पक्ष और कला पक्ष का विवेचन किस विधि में किया जाता है?
व्याकरण विधि में, समीक्षा विधि में, प्रयोगशाला विधि में और आगमन विधि में। देखो जो भाव पक्ष और कला पक्ष होता है, विवेचन की बात की जा रही है दोनों पक्षों की। तो साथियों व्याकरण विधि में तो भाव पक्ष और कला पक्ष जैसी कोई चीजें होती नहीं है, आगमन में भी नहीं होती है, प्रयोगशाला में भी नहीं होती है, बल्कि जो समीक्षा विधि होती है, कौन सी विधि होती है, जो समीक्षा विधि होती है, इसी समीक्षा विधि में ही भाव पक्ष और कला पक्ष का क्या किया जाता है, विवेचन किया जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 12। देखो प्रश्न नंबर 12 को, एक बालक पाठ्य वस्तुओं का वर्गीकरण कर लेता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक और अवबोधात्मक। देखो देखो एक चीज है, सृजनात्मक उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, किसी नई चीज का निर्माण करना है ना, नई वस्तु का निर्माण करना, नया उत्पादन करना। तो भाई यहाँ पर वो तो पाठ्य वस्तु का वर्गीकरण कर रहा है, तो उत्पादन तो कुछ नया कर नहीं रहे, तो फिर आपके तीसरा विकल्प तो इसका आंसर नहीं होगा। तो 3 विकल्प बच रहे, कौन कौन से? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अवबोधात्मक। साथियों पाठ्य वस्तु का वर्गीकरण करना ये कौशल में नहीं आता है, क्योंकि कौशलात्मक उद्देश्य में किसको सम्मिलित करते हैं हम, जैसे चित्र बना रहा है, नक्शा बना रहा है, तो ये चीजें कौशलात्मक में आ जाती है। तो अब ये भी हट गया। अब आपके सामने 2 विकल्प और बच रहे हैं, ज्ञानात्मक या अवबोधात्मक। कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 12वें में? तो साथियों इसका जो सही आंसर है, बालक पाठ्य पुस्तकों का क्या कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है, तो फिर अवबोधात्मक इसका बिल्कुल सही आंसर है। 12वें प्रश्न में 4th विकल्प सही रहेगा। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 13 क्या है? साथियों एक बात और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि अभी आपके जो राजस्थान जीके की जो डिटेल क्लासेस चलाई जा रही है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। मतलब ये आपके लिए काफ़ी है, एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें काफ़ी है। लेकिन जैसे ये चीज़ें पूरी होती है, मैं कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 10वीं तक की जो किताबें हैं, तो उसमें जो आपके डायरेक्टली जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उनकी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ बहुत ही जल्द जी। क्योंकि यूँ मान लीजिए 20 दिन में यहाँ पर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में ये टेस्ट सीरीज आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबें हैं 5वीं से लेकर के 10वीं तक की, अब तो आरबीएससी की किताबें भी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी की किताबें 5 से 10 तक की जो है, कक्षा 5 से कक्षा 10 तक की, इन सभी किताबों के टेस्ट आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिए, और ये जो चीज़ें आप राजस्थान जीके की पढ़ रहे हो उनको अच्छे से अभी से कवर कीजिए साथियों। 13वां प्रश्न है, रेडियो की सीमा दूर करने का साधन है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन और ग्रामोफोन। भाई रेडियो की सीमा को रेडियो को तो दूर करेगा नहीं। रेडियो की क्या सीमा होती है कि रेडियो में एक निश्चित टाइम पर ही आप किसी कार्यक्रम को सुन सकते हो, निश्चित टाइम पर ही आप कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सुन सकते हो। लेकिन टेप रिकॉर्डर में आप उस चीज़ को कभी भी रिकॉर्ड करके कहीं भी सुन लो, कभी भी सुन लो साथियों। तो इस वजह से ये माना जाता है कि रेडियो की सीमा दूर करने का साधन क्या है, टेप रिकॉर्डर है। सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं, आपकी प्रश्न नंबर 14 क्या है? संपूर्ण पाठ योजना का दर्पण किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल्यांकन को, प्रस्तुतिकरण को और उद्देश्य कथन को। देखो संपूर्ण पाठ योजना का दर्पण, दर्पण की बात की जा रही है साथियों। तो भाई संपूर्ण पाठ योजना जो हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उसका पहले ही पता किसमें चल जाता है, प्रस्तावना प्रश्नों में। क्योंकि जब हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं तो ही उसमें ये पता चल जाता है कि आज हम किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी वजह से संपूर्ण पाठ योजना का दर्पण। भाई मूल्यांकन तो बाद में किया जाता है, प्रस्तुतिकरण में तो सब कुछ चीज़ें वो होती है जो पढ़ाना है, तो फिर दर्पण इनको नहीं कहेंगे, बल्कि किसको कहेंगे, प्रस्तावना को ही कहेंगे साथियों। 14वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 15। अनुभव शंकु सबसे पहले किसने दिया? जॉन ड्यूवी ने, किलपेट्रिक ने, एडगर डेल ने और रूसो ने। तो इनमें से जिसके द्वारा अनुभव शंकु सबसे पहले दिया गया है वो आपको देखना है प्रश्न संख्या 15 में। किसने दिया है तो बताओ भाई, इसका सही आंसर कौन सा है? देखो 15वें प्रश्न में जो सही आंसर है, अनुभव शंकु सबसे पहले एडगर डेल के द्वारा दिया गया है साथियों। किसके द्वारा दिया गया है? एडगर डेल के द्वारा। और इस अनुभव शंकु को कौन ऑफ एक्सपीरियंस भी कहा जाता है साथियों। कौन ऑफ एक्सपीरियंस भी किसको कहते हैं? अनुभव शंकु को ही कहते हैं। विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 16 है,
सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक को परीक्षा में पास कराना, बालक का सामाजिकरण करना, बालक को समाज का ज्ञान देना और बालक को भाषण देना सिखाना। तो इनमें से जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। बताओ 16वें प्रश्न में कौन से विकल्प का आप चुनाव करोगे। भाई देखो, परीक्षा में पास करवाना तो होगा नहीं इसका आंसर, तो इसको तो आप यहाँ से हटा दो। सामाजिकरण करना, समाज का ज्ञान देना या भाषण देना सिखाना। भाषण देना सिखाना भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसको भी हटा दो। अब समाज का ज्ञान देना या सामाजिकरण करना, तो ऐसा है समाज का ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बालक का सामाजिकरण करना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है साथियों। विकल्प 2 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, देखो। प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। संबंधित प्रायोजनाएं तैयार करना, कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करवाना, उपकरणों की देखरेख करना और गृह कार्य देना। तो देखो, बात की जा रही है प्राथमिक विद्यालयों की पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। साथियों देखो, गृह कार्य देना तो मुख्य कार्य नहीं है, उपकरणों की देखरेख करना भी मुख्य कार्य नहीं है, पहला या दूसरा। तो देखो, संबंधित परियोजनाएं तैयार करना, ये तो पहला विकल्प कह रहा है। दूसरा कह रहा है कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करवाना। तो साथियों 17वें प्रश्न में अगर जो सही आंसर हम देखें, जो प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक का मुख्य, तो देखो इस प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। 17वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, दूसरा विकल्प आपका सही आंसर होगा। कक्षा अध्यापन करना और प्रयोगात्मक कार्य करवाना ही प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक का मुख्य कार्य है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न है आपके, मौन वाचन का उद्देश्य है शिक्षक का कार्य कम करना, कक्षा को शांत रखना, विषय की ग्रहण शक्ति को बढ़ाना और विषय वस्तु को रटना। तो देखो, मौन वाचन की अगर हम बात करें तो कक्षा को शांत रखने के लिए मौन वाचन नहीं करवाया जाता है, गलत है ये। विषय की ग्रहण शक्ति को बढ़ाना हो सकता है, विषय वस्तु को रटने के लिए भी नहीं। शिक्षक का कार्य कम करना, ये तीनों ही नेगेटिव है। ओनली इसका आंसर कौन सा रहेगा साथियों, विषय की ग्रहण शक्ति को बढ़ाना ही मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प नंबर 3 आपके 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। 19वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो जब पूरा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइए कितना स्कोर है, और साथ ही वीडियो को कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19, पाठ योजना में सबसे पहले आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। मूल्यांकन प्रश्नों की, प्रस्तावना की, प्रस्तुतिकरण की और शिक्षण उद्देश्यों की। तो भाई ऐसा है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाते ही क्या हम मूल्यांकन प्रश्न बना देंगे? जी नहीं बनाएंगे। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण या शिक्षण उद्देश्य, इन तीनों में से आपका एक आंसर रहेगा साथियों। तो 19वें प्रश्न में बताओ भाई कौन से विकल्प आपको सही लग रहा है, जो विकल्प उसका आपको चुनाव करना है। सही आंसर देख लेते हैं। देखो, पाठ योजना में सबसे पहले जिसकी आवश्यकता होती है वो है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य का मतलब सभी समझते हो, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पाठ योजना बना रहे हैं, वो उद्देश्य कौन से हैं। तो सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। इसी वजह से चौथा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 20, देखो 20वां प्रश्न है, भाषा पर पूर्ण अधिकार किया जा सकता है अनुकरण से, सुनने से, पढ़ने से और लिखने से। तो इनमें से किस तरीके से हम भाषा पर पूर्ण अधिकार कर सकते हैं। तो साथियों, भाषा पर पूर्ण अधिकार की यदि बात करें तो सुनने पढ़ने से नहीं, बल्कि लेखन से। किससे? लेखन से भाषा पर पूर्ण अधिकार किया जा सकता है। तो विकल्प नंबर 4 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21, गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है। क्या है भाई गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ? इससे आत्मविश्वास आ जाता है, विषय वस्तु को आत्मसात करना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करना, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प से हटा दीजिए, ये आपका आंसर होता ही नहीं है। आत्मविश्वास आना, विषय वस्तु को आत्मसात करना या छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करना, इनमें से जो आपको लगता है कि यार ये गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है, उसका आपको चयन करना है प्रश्न नंबर 21 में।
साथियों आत्मविश्वास आना भी इसका आंसर नहीं है, तो अब 2 ही विकल्प आपके पास बच रहे हैं। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो इसमें सही आंसर है गृह कार्य, मतलब सीधी सी बात है, घर पर जो काम करेंगे उसको ही क्या कहते हैं? गृह कार्य। तो घर पर काम करेंगे मतलब बालक स्कूल से जाने के बाद में भी मतलब शिक्षण से जुड़ा हुआ रहेगा वो। तो साथियों छात्रों में इससे क्या होता है? स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, यही गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है। इसी वजह से तो आप बच्चों को गृह कार्य देते हो। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 21 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 है, भाषा शिक्षण में सूत्र प्रणाली प्रयोग में ली जाती है, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, कहानी शिक्षण में या व्याकरण शिक्षण में? तो भाई ऐसा है, सूत्र प्रणाली की यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सी प्रणाली की बात की जा रही है? सूत्र प्रणाली की। तो सूत्र जो प्रणाली होती है इसका प्रयोग हम व्याकरण शिक्षण में करते हैं साथियों। किस शिक्षण में करते हैं? व्याकरण शिक्षण में। हमने बच्चों को सूत्र बता दिए कि इस प्रकार से ये सूत्र काम करता है। अब आपको आगे से जो भी आपके सामने ऐसी समस्या हो तो इस सूत्र को लगाओ और प्रॉब्लम को सोल्व कर लो। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक शब्द है परी प्लस इच्छा। क्या शब्द है? परी प्लस इच्छा। अब हमने बच्चों को पहले सूत्र बता दिया, ई प्लस ई से बड़ी बन जाता है, तो शब्द क्या बन जाएगा इसका? परीक्षा। तो इस प्रकार ये बिल्कुल व्याकरण में काम आता है। व्याकरण में काम आती है कौन सी प्रणाली? सूत्र प्रणाली। विकल्प 4 आपके 22 का सही उत्तर है। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है उद्धरण व दृष्टांतों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से या समालोचना के माध्यम से? तो इनमें से व्यास प्रणाली में शिक्षण किसके माध्यम से कराया जाता है बच्चों को, वो आपको 23 में बताना है। देखो 23वें प्रश्न में अगर हम सही आंसर देखें, व्यास प्रणाली में साथियों शिक्षण उद्धरण व दृष्टांतों के माध्यम से कराया जाता है। किसके माध्यम से कराया जाता है? उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से बच्चों को व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है। इस वजह से 23 में आपके प्रथम विकल्प सही है। 24 की ओर बढ़ेंगे। जो तो साथियों 24 24वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो 24वां क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य कौशल कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है आपके 25वां प्रश्न। कमेंट करके जरूर जाना यार कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और साथ में बिल्कुल माइनस मार्किंग के सहित में आप कमेंट करना साथियों। देखो भाषा के मुख्य कौशलों की संख्या अगर हम देखें तो वही भाषा के मुख्य कौशल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, और चौथा होता है साथियों पढ़ने के बाद में लिखना। ये 4 भाषा के मुख्य कौशल होते हैं। तो इस वजह से आपके जो चौथा विकल्प है ये 24 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 25वां और अंतिम प्रश्न है, व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है अनुशासनहीनता, विचारों में अक्रमबद्धता, छात्रों में निष्क्रियता, और इनमें से सभी। थोड़ा सा प्रश्न में दिमाग लगाइएगा, डायरेक्टली जल्दी जल्दी में आपको उत्तर नहीं देना है साथियों। राइट आंसर देने से पहले वापस बिल्कुल एप्लीकेशन के बारे में जो मैंने बताया है निश्चिंत होकर के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और ऐप में विशेष तौर पे ध्यान रखना है स्क्रीनशॉट नहीं लेना है और स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं करना है, नहीं तो ऐप आपको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा। फिर मुझे यहाँ पर आप मैसेज करोगे कि सर ऐप ने ब्लॉक कर दिया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है साथियों। हालांकि वापस वो अनब्लॉक हो जाता है, लेकिन बार बार वही समस्या आती है तो मज़ा नहीं आता है फिर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और 149 वाली जो टेस्ट सीरीज है अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। हम आपको 149 वाली टेस्ट सीरीज में बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। आपको ऐसा नहीं लगने देंगे कि यार ये तो फिर मज़ा नहीं आया, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होने वाली है। तो देखो व्याख्यान विधि के मुख्य दोष देखें तो साथियों विचारों में क्रमबद्धता होती है, अक्रमबद्धता नहीं। अनुशासनहीनता हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इसका मुख्य दोष माना जाएगा छात्रों में निष्क्रियता। क्योंकि शिक्षक इसमें सक्रिय रहेगा, शिक्षक तो कैसा रहेगा? सक्रिय रहेगा, और छात्र कैसे रहेंगे? निष्क्रिय। तो यही इसका मुख्य दोष है। इसी वजह से तीसरा विकल्प आपके 25 का सही आंसर है। 9:30 बजे जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ रहा है रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, देखना न भूले साथियों। तो मिलते हैं 9:30 बजे।